नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ के बाद उन्हें प्रयागराज ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी को मौत की वजह बताया था और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हरिद्वार से गिरफ्तार भी कर लिया है। षड्यंत्र है, साजिश है। उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते। बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जाँच होनी चाहिए। आपका नाम जिस तरह से आ रहा है, जाँच होनी चाहिए। मेरा नाम आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कहीं महीनों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई है, फिर कैसे नाम आ ये सकता बताया जा रहा है उनके पास सुसाइड नोट मिला है, उसमें आपका नाम यहाँ भी है। इस षड्यंत्र का विषय है, जांच का विषय, जांच करें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देहरादून से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नरेंद्र गिरी के निधन पर शोक जताया है। नरेंद्र गिरी का असमय निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है, ये कहना है मदन कौशिक का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मामले की जांच की मांग की है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जताया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये अपूरणीय क्षति है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मामले की जांच की मांग की है। अब ये हत्या है या आत्महत्या, ये यहाँ पर चर्चा का विषय है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दोनों ही पहलुओं पर पुलिस यहाँ पर जांच अपनी कर रही है और इसमें जिस पर आरोप लगे हैं, सुसाइड नोट भी यहाँ से बरामद किया गया है और उसी के आधार पर आनंद गिरी पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है उन्हें, उनसे पूछताछ की जा रही है। जबकि आनंद गिरी का ये कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो खुद भी इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यूपी से सहारनपुर पुलिस और एसओजी की टीम ने हरिद्वार के आश्रम से उन्हें गिरफ्तार किया है। करीब 1.5 घंटे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें पुलिस अपने साथ ले गई। सोमवार को संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई थी और कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद किया है पुलिस ने, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी, हनुमान मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, उन पर आरोप लगाए और मौत की वजह को उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बताया, जिसके आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की आकस्मिक मौत पर संत समाज में शोक की लहर है। तो वहीं कई बड़े संत जो हैं और राजनेता उनके निधन पर श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं और नरेंद्र गिरी के आकस्मिक निधन पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी को हमेशा महंत नरेंद्र गिरी का आशीर्वाद मिला है और नरेंद्र गिरी की मौत साधु संत समाज के लिए एक बड़ा झटका है। से उसके स्पष्ट वक्ता थे जिनका मैं बहुत आदर करता था और हमारे और कांग्रेस परिवार, संघर्षशील परिवारों के साथ नरेंद्र गिरी जी का हमेशा आशीर्वाद रहा, साथ रहा। अखाड़ा परिषद को उन्होंने बड़ी गरिमा दी और उनके निधन का समाचार मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत गहरा आघात है। मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। दिव्य आत्मा को प्रणाम करते हुए अपना श्रद्धा सुमन अर्पित। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत से आध्यात्मिक जगत और संत समाज में शोक की लहर है। तो वहीं कई बड़े संत और राजनेता भी नरेंद्र गिरी की मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। योग गुरु रामदेव ने भी नरेंद्र गिरी की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि नरेंद्र गिरी का समय से पहले जाना धर्म सत्ता के लिए अपूरणीय क्षति और वेदनापूर्ण आघात है और नरेंद्र गिरी की मौत के कारणों को लेकर भी निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की है। पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जी के रहस्यमय तरीके से इस संसार से जाने को लेकर के हम बहुत स्तब्ध हैं और
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी, जुझारू महापुरुष जो हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की एक बुलंद आवाज से और एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार्य नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहाँ एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। चलिए अब रुक करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर का। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्योग विभाग की ओर से वाणिज्य उत्सव आयोजित किया गया है। सीएम पुष्कर धामी सुबह 11 बजे इस उत्सव में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित ऐप को वो लॉन्च करेंगे और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की वर्चुअल बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे। दोपहर 3 बजे विद्यालय शिक्षा भवन में समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सेलाकुई जाएंगे और निजी स्कूल के वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे सीएम। देहरादून में उद्योग विभाग की ओर से वाणिज्य उत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित ऐप को लॉन्च करेंगे और इसके अलावा समीक्षा बैठक भी करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की वर्चुअल बैठक में वो हिस्सा लेंगे। दोपहर 3 बजे विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे और शाम 6 बजे मुख्यमंत्री सेलाकुई जाएंगे। तो आज उनके देहरादून के दौरे पर कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिनमें वो शिरकत करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ उनके प्रस्तावित कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? जी बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं, उनके आज के जो प्रोग्राम हैं, क्या क्या उन्होंने करने हैं, आज कहाँ उन्होंने शिरकत करनी है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पुष्कर धामी सुबह 11 बजे आज एक निजी होटल में उद्योग विभाग द्वारा जो आयोजित वाणिज्य उत्सव है उसमें प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद 11:30 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और शासकीय कार्यों को निपटाएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे सचिवालय में जो कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों से संबंधित एक डिक्शनरी, जो उनकी नंबर की डिक्शनरी होती है, उसके ऐप की लॉन्चिंग करेंगे। फिर 12:30 बजे मुख्यमंत्री केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ जो है वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग करेंगे। लगभग 3 बजे विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री को करनी है और शाम 6 बजे के लगभग जो है मुख्यमंत्री देहरादून के सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया के पास में एक निजी स्कूल है जिसका वार्षिकोत्सव कार्यक्रम वहां पर रखा है, उसमें मुख्यमंत्री को प्रतिभाग करना है। जी शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो उनके आज कई सारे प्रस्तावित कार्यक्रम हैं जिनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम 11 बजे से उनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और ये शाम के 6 बजे तक चलेंगे। इसके तहत कई जगहों पर वो शिरकत करेंगे और आखिरी में शाम के 6 बजे एक विद्यालय के वार्षिक उत्सव में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रायपुर स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारे नानकसर में यहां पर मत्था टेका और गुरु का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। गुरुद्वारे पहुंचने पर मुख्य सेवादार ने मुख्यमंत्री को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। आशीर्वाद लेने के बाद मुख्यमंत्री ने संगत के साथ बैठकर लंगर भी चखा और वहीं मुख्यमंत्री के साथ विधायक रायपुर उमेश शर्मा, काऊ वरिष्ठ बीजेपी नेता बलजीत सोनी भी मौजूद रहे। लक्सर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कल शुगर मिल में किसानों की महापंचायत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में महापंचायत कल होगी और पंचायत को लेकर कई किसान संगठन एकजुट हुए हैं। कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी इसमें की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, लक्सर में कल शुगर मिल में किसानों की महापंचायत होगी और इसके लिए रणनीति आज ही बनाई जाएगी। किसान संगठन इसमें शामिल होंगे, एकजुट होकर आगे की रणनीति क्या रहेगी उस पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में महापंचायत कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति इसके तहत तैयार की जाएगी, क्योंकि 27 सितंबर को महापंचायत उत्तराखंड में होने वाली है। उसको सफल बनाने के लिए अभी से ही बैठकों का दौर चल रहा है।
और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है कल होने वाली महापंचायत को लेकर, क्या कुछ इसमें रह सकता है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं, मैं लगातार जो महापंचायत की तैयारी को लेकर तमाम संगठन, हालांकि संयुक्त मोर्चा के सहयोग से जो है ये महापंचायत का ऐलान किया गया था। हालांकि इसमें मुजफ्फरनगर की तर्ज पर इस ऐलान का जो है आगाज किया गया था, लेकिन अब इसमें कुछ संगठनों में गुटबाजी के चलते ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ था। लेकिन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक बार फिर तमाम जितने भी किसान संगठन है वो एक बैनर के नीचे आकर तमाम जो कृषि बिल सभी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का यहाँ काम करेंगे। लेकिन हालांकि जिस तरह से गुटबाजी नजर आई तमाम संगठनों में, उसको लेकर कवायद लगाई जा रही है कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर की तर्ज पर ऐलान किया था महापंचायत का, एक बार फिर 5000 की लगभग अवधि में जो यहाँ पर पंचायत सिमट कर रह जाएगी। प्रीति, गुटबाजी की आपने बड़ी बात यहाँ पर कही है, तो आज की जो कल जो होने वाली महापंचायत है, क्या उसमें इसी के समाधान के लिए एकजुट किया गया तमाम संगठनों को, या 27 तारीख को होने वाली महापंचायत को लेकर रणनीति तय की जाएगी? देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं, सभी दर्शकों को बताते चले कि यह 22 सितंबर को महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत में 22 सितंबर की महापंचायत में तमाम संगठन अब एक मंच पर आ गए हैं। हालांकि कुछ संगठनों में पहले कवायद लगाई जा रही थी, तो कई जगह से जो है रणनीति को लेकर भी कई तरह के जो मनमुटाव यहाँ पर देखे जा सकते थे। मनमुटाव के चलते तमाम संगठनों में अब एकजुट होने का फैसला यहाँ लिया गया है। उसी के चलते तमाम गाँव जाकर किसान मोर्चा के संयुक्त जो टीम है वो आगाज कर रही है, किसानों को जुटने का प्रयास कर रही है। हालांकि कुछ गुटबाजी के चलते इसमें कवायद लगाया जा रहे थे कि हालांकि कुछ संगठन जो यहाँ पे मंच पे एकत्रित नहीं हो सकता, लेकिन एक बार फिर संयुक्त मोर्चा की संगठन टीम द्वारा यहाँ सभी संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया गया है। सभी तमाम दिग्गज नेता राकेश टिकैत से एक मंच पर यहाँ शामिल होंगे और सरकार को यहाँ घेरने का काम किया जाएगा। जी शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो 22 सितंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर अभी जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी मिली है कि गुटबाजी है किसान संगठनों के अंदर, उसको खत्म करने की कोशिश कहीं ना कहीं कल होने वाली महापंचायत के जरिए की जाएगी। और ऐसे में यहाँ पर तमाम किसान संगठन एकजुट होकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। और लक्सर से एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने हुंकार भरी है, गांव-गांव जाकर किसानों से अपील की जा रही है। महापंचायत में जुटने की अपील लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से की जा रही है। 22 सितंबर को लक्सर में महापंचायत होनी है और इसको लेकर इसको सफल बनाने के लिए अभी से किसान संगठन जो है वो गांव-गांव जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं। इसमें पहुंचने की उनसे अपील लगातार की जा रही है। मुजफ्फरनगर की तर्ज पर ही यहाँ पर महापंचायत तो होने वाली है और उसको सफल बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर किसान संगठनों की है। 22 तारीख से पहले कल, जैसे कि हमने आपको पहले जानकारी दी थी कि 22 सितंबर को महापंचायत होनी है, लेकिन उससे पहले कल लक्सर में एक पंचायत होगी जिसमें जो गुटबाजी है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी और आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। वहीं दूसरी ओर किसान मोर्चा ने यहाँ पर हुंकार भरते हुए गांव-गांव जाकर किसानों से अपील करना भी शुरू कर दिया है। भारी संख्या में इसमें लोगों से जुटने की अपील की जा रही है। चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। जी नमस्कार, सत श्री अकाल। नाभि पेट के सेंटर में जो अपने होती है नाभि, जिसको हम तुन्नी भी बोलते हैं, नाभि खिसक जाना, धरण पड़ जाना, ये आम समस्या है। लेकिन हमारी जो कंपनी है, हमारी जो संस्था है, यहाँ पे एक नाभि टच ऑयल बनाया गया है। नाभि पे लगाने के लिए सुबह लगाना होता है, नहाने के बाद, रात को लगाना होता है, सोने से पहले। 16 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनकी ऐनक उतर जाती है। जो 16 साल से बड़े हैं, जैसे मुझे आप देख रहे हो ऐनक लगी हुई है, ऐसे उनकी जो नज़र है वो वहीं पे स्टिल हो जाती है। चाहे शुगर का पेशेंट हो, हाई बीपी का पेशेंट हो, किसी प्रकार का कोई पेशेंट हो, नज़र दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही है, तो इस नाभि टच ऑयल को आप इस्तेमाल कीजिए। यदि आपकी नाभि खिसक जाती है, धरण पड़ जाती है, जब बच्चों को चुस्ती फुर्ती के लिए आपको चाहिए, तो नाभि टच ऑयल जो है इसका रोज़ाना सुबह शाम सेवन करना बहुत ज़रूरी है। इसे लेने के लिए आप हमारे नंबरों पर और हमारी वेबसाइट पे जाकर के परचेज कर सकते हैं। आपके विधायक से सीधा सवाल। थानेसर से विधायक
सुभाष सुधा के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। गणपत बाजे मांगे लक्ष्मी दया चंद की छंद न्यारी सांगी भजनी हरियाणा की तर्ज सुना वैसे प्यारी बॉलीवुड का भी देखो हो रहा से फोकस यो भारी माटी चैनल पे सुन लो हरियाणा के नर और नारी माटी चैनल पे सुन लो हरियाणा के नर और नारी। मुल्तानी कोका कफ सिरप तुलसी वसा यस्ती मधु पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन और पाली गाड़ के पास मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। पालीगाड़ के पास मलबा आने की वजह से ये मार्ग बाधित हो गया है। उत्तरकाशी में लगातार भारी बारिश हो रही है और इसके तहत यहां पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड की घटना हुई है और ऐसे में मलबा सड़क पर आने की वजह से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। पालीगाड़ के पास मलबा आने की वजह से ये मार्ग बाधित हो गया। इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि सड़क पर से मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। रास्ता पूरी तरह से बाधित है और ऐसे में जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम प्रशासन की तरफ से शुरू कर दिया गया है और लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। लगातार प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से बहुत सारी जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड में आज से प्राथमिक विद्यालय खुल गए हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से प्राथमिक विद्यालय खुल गए हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। सिर्फ 3 घंटे ही क्लास चलेगी। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि केदारनाथ धाम में जल्द से हेली सेवा शुरू हो जाएगी और 1 अक्टूबर से केदारनाथ के लिए हेली सेवा शुरू होगी। 200 ई पास तीर्थ यात्रियों को हर दिन इसके लिए दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम में जल्द ही हेली सेवा शुरू हो जाएगी और 1 अक्टूबर से जानकारी मिल रही है कि केदारनाथ में हेली सेवा 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके लिए 200 ई पास तीर्थ यात्रियों को जारी किए जाएंगे। और स्कूलों से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। स्कूल खुल चुके हैं, प्राथमिक स्कूल खुल चुके हैं। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है और सख्त निर्देश यहां पर अब दे दिए गए हैं कि स्कूल में कोरोना नियमों का पालन किया जाना चाहिए। 3 घंटे ही सिर्फ क्लासेस को लगाया जाएगा। उत्तराखंड में आज से प्राथमिक विद्यालय खुल गए हैं। इससे पहले बड़ी क्लासेस को शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब क्लास 1 से बच्चों को अब स्कूल में बुलाया जा रहा है और पूरे नियमों का यहां पर पालन किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, प्राथमिक विद्यालय भी खुल गए हैं, पहला दिन है आज, ऐसे में क्या तस्वीर स्कूलों में देखने को मिल रही है? छोटे बच्चे कितना पालन कर पा रहे हैं कोरोना नियमों का? देखो प्रीति, आपको बता दूं, लंबे अरसे के बाद करीब 1.5 साल के बाद जो है 1 से 5 तक के जो विद्यालय वो खुल पाए हैं। काफी जो अब जो प्रबंधक, जो स्कूल प्रबंधक है, उनकी तरफ से तमाम सरकार की दी हुई गाइडलाइन का पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। सुबह ही बच्चों में एक उत्साह देखने को मिला और प्रशासन द्वारा सभी जो बच्चे थे उन्हें सैनिटाइजर किया। जिन बच्चों के पास मास्क नहीं था, आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में, सभी जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से मास्क में दिखाई दे रहे हैं। पहले ही स्कूल खोलने की तैयारी को लेकर विद्यालय को पूरी तरह से सैनिटाइजर किया। हालांकि ये जो छोटे बच्चों की क्लास है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से चलेगी और मात्र 3 घंटे तो छोटे बच्चों की ये क्लास यहाँ पर चलेगी। जिस तरह सरकार की गाइडलाइन के अनुसार
जो स्कूल प्रशासन है पूरी तरह से कवायद लगा रहा है कि करना ना पड़े। जी प्रीति। जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि पहले दिन कितने बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं या संख्या में अभी भी कमी देखने को मिल रही है, या यूं कहें कि अभी अभिभावक जो है वो अभी डर रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने में, खासतौर पर छोटे बच्चों को? देखिए प्रीति, आपको बता दूं, जिस तरह से लंबे अरसे के बाद एक विद्यालय खुल पाया तो हालांकि संख्या में अभी तक इजाफा नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह पहला दिन विद्यालय का था तो बच्चों में एक रुझान भी देखने को मिला और जो संख्या है वो अधिक तो नहीं हो पाई, लेकिन विद्यालयों में भीड़ जरूर देखी जा सकती है। और रही जिस तरह से गार्जियन की बात है तो गार्जियन भी जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो पूरी तरह से गार्जियन भी जो है बच्चों को सैनिटाइजर मास्क देकर ही विद्यालय में प्रवेश करने दिए जा रहा है। गोविंद, हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त आप स्कूल में ही मौजूद हैं, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर देख पा रहे हैं? देखिए प्रीति, जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन है, बच्चों को जो दूरी है तो दूरी पे बैठाया जा रहा है, बच्चों को खास ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि जहाँ पर बच्चे बैठते हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखा गया, लेकिन ये जो व्यवस्था है कब तक कारागार साबित होती या स्कूल प्रशासन पहले दिन पर ये तैयारी कर चुका है या आगे नहीं होगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। जिस तरह से प्रशासन की गाइडलाइन है, हालांकि आज पूरी तरह से उसका पालन किया जा रहा है। शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्कूलों में आज से छोटे बच्चे भी पहुंच रहे हैं। हालांकि पहला दिन है तो ज़्यादा संख्या नहीं है बच्चे की, लेकिन जो बच्चे पहुंच रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहे हैं और स्कूल की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जाए। लक्सर से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 16 ट्रेनें रद्द हुई हैं, 21 का रूट बदल दिया गया है। 24 सितंबर तक ट्रेनों का यहाँ पर ये रूट डाइवर्जन रहेगा। ट्रेनों को रद्द किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से ट्रेनों का संचालन बिगड़ा है। तो लक्सर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 21 का रूट बदला गया है। 24 सितंबर तक के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से ट्रेनों का संचालन बिगड़ा है, जिसके चलते कुछ बदलाव यहाँ पर करने पड़े हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जबकि कुछ का रूट यहाँ पर बदल दिया गया है और 24 सितंबर तक कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से ट्रेनों के संचालन में ये बदलाव किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भले ही उत्तराखंड पुलिस हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन अब की पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो एक काबिले तारीफ है। मामला है उधम सिंह नगर का, जहां चंपावत के एसपी देवेंद्र की दरिया दिली की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो छात्रों को अस्पताल लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली जाने वक्त एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और पीछे से आ रहे पुलिस अधीक्षक ने जैसे ही उन्हें देखा तो छात्रों को गाड़ी से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। देहरादून जा रहा था तो जब मैं काला डूंगी पार करके जब गड़ब्बू के आसपास था, देखा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था जिसमें 4-5 लोग घायल थे। तो उसमें से 2 को मैंने किसी एक गाड़ी में पहले वो रवाना करके एक बच्चे को मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया है और साथ साथ में थाने को तुरंत खबर कर दी है कि जो और 2 घायल है उनको भी पीछे से तुरंत उन गाड़ी को भेजा जाए। तो उसमें पुलिस वाले आ गए थे, उनको भी दूसरी गाड़ी में भेज दिया गया है। उसमें से एक की स्थिति थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि ये बच्चे जो मैंने बात की इनसे, तो ये शेरवुड कॉलेज के बच्चे हैं जिनको जो अपनी क्लास 12 कंप्लीट करके दिल्ली घर की तरफ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।